हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का भौकाल क्लास में। मैं विपिन सिंह, आपका भौतिक विज्ञान टीचर, एक बार फिर से आपके सामने। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा का पूरा चैप्टर जो है आपका, थर्ड चैप्टर जो आपका तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। एक ही लेक्चर में हम सारा का सारा जानने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर के बारे में हम सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इस पीपीटी को मैं पीडीएफ के रूप में आपको भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। इसको आपको यूज़ करना है नोट्स की तरह। ठीक है, तो जितने थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे। और सारे के सारे यहाँ पर पीपीटी के अंदर हमने चीज़ें लगा रखी हैं, जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। तो इसको यूज़ करना नोट्स की तरह। ठीक है, नोट्स बनाने पर ज़्यादा फोकस मत करिए, अब एग्ज़ाम आने वाला है और आप थोड़ा सा तैयारी पर और लर्निंग पर फोकस करें, ना कि नोट्स बनाने पर। तो अगर टॉपिक की बात करें तो पहला टॉपिक इसके अंदर देखने को मिलता है विद्युत धारा तथा धारा घनत्व। तो बहुत लंबा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर माना जाता है और है भी एक्चुअली। अगला है चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह, जहां पर आप अपवाह वेग या जिसको हम कहते हैं अनुगमन वेग, इसकी बात करते हैं। और गतिशीलता को हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओम का नियम, प्रतिरोधकता, ये हम पढ़ते हैं। फिर आगे अगला टॉपिक जो आता है प्रतिरोधों का श्रेणी एवं समांतर क्रम संयोजन। इसको कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़ रखा है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, बेसिक सी चीज़ है। विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना, विद्युत सेल के बारे में पहले जानते हैं, फिर उसके आंतरिक प्रतिरोध के बारे में हमें पढ़ना होता है। इन टॉपिकों के बीच में अगर मैं बताऊं आपको कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको डेरिवेशन वाला टॉपिक कौन सा है, तो डेरिवेशन वाले टॉपिक में सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये हो जाता है। तो सेकंड टॉपिक जो है अनुगमन वेग वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेरिवेशन में आपका पूछा जाता है। तो डेरिवेशन वाली जो चीज़ें हैं, इसका डिटेल में अगर आपको मैं बताऊं कि इसको हम कब जो है डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन को, तो इसके लिए एक अलग से लेक्चर लगेगा जिसमें हम सिर्फ डेरिवेशन देखेंगे इस पूरे चैप्टर का। इसी तरह हर एक चैप्टर का, एक एक चैप्टर का डेरिवेशन की क्लास अलग लगाई जाएगी लाइव। ठीक है, अभी यहाँ पर हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने वाले हैं और जो नियम वगैरह हैं उनको देखने वाले हैं। अगले टॉपिक की बात करें, अगले और टॉपिक कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे सेलों का संयोजन आ जाता है। उसके बाद विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। अच्छा, पीछे एक और टॉपिक था जो कि इंपॉर्टेंट था, विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना। इसका भी डेरिवेशन पूछा जाता है, इतना ज़्यादा नहीं, 2 से 3 नंबर में आता है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 3 नंबर तक का क्वेश्चन, ये 5 नंबर तक का भी पूछा जाता है। आगे अगर बात करें तो सेलों का संयोजन है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में पूछा गया है, फिर किरचॉफ का नियम है, फिर व्हीटस्टोन से, तो मीटर से, तो विभवमापी। तो ये 3 तो अब देख सकते हैं कि व्हीटस्टोन से हो गया, फिर मीटर से तो, और विभवमापी, तो 2 एक तरह के ऑपरेटर्स है, 2 यंत्र है। ठीक है, जिनकी मदद से हम सेलों का विद्युत वाहक बल मापना हो गया या प्रतिरोध मापना हो गया, ये हम निकालते हैं। ठीक है, अननोन प्रतिरोध को हम ज्ञात करते हैं व्हीटस्टोन सेतु से या मीटर सेतु से। तो ये सब चीज़ें हैं। इन टॉपिकों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेलों का संयोजन। ठीक है, फिर उसके बाद किरचॉफ का नियम, फिर उसके बाद व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी भी है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जितने के ये टॉपिक हैं। तो हम टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनमें अगर बात करें तो ये टॉपिक आते हैं। तो इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, इस चैप्टर का वेटेज भी आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इस चैप्टर से काफ़ी नंबर के पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, हिंदी मीडियम का या इंग्लिश मीडियम का। क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ लेकिन टॉपिक तो इंग्लिश मीडियम में भी सेम होते हैं ना, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो है नहीं, बट अगर आप देखेंगे तो यही टॉपिक इंग्लिश मीडियम में भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी, आईसीएसई में भी। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो टॉपिक देखने को मिलता है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में हमें पढ़ना होता है। विद्युत धारा क्या है, चैप्टर का नाम ही विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा देखो, इसके पहले जो चैप्टर रहे हैं वो था वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर था स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। हमने बात की थी इसके पहले, आवेश के जो गुण हमने पढ़े थे वो स्थिर अवस्था में पढ़े थे, मतलब आवेश रुका हुआ था, आवेश चल नहीं रहा था। अब जो विद्युत धारा की हम बात कर रहे हैं, यहां पर आवेश चलना स्टार्ट हो गया, लेकिन कहां पर चल रहा है, मुक्त रूप से नहीं चल रहा है, ये चल रहा है चालक के अंदर। तो चालक के अंदर आवेशों का प्रवाह अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत धारा का सिंपल सा मतलब है, ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं बेटा, या आवेशों के प्रवाह की दर को, या आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी है, अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूं, आप इसको पढ़ लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं फिर लिख लीजिएगा आप। सही परिभाषा अगर मैं बोलूं तो इसमें बोला जाता है कि एकांक समय में
किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश, जो कि आवेश की मात्रा जो होती है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो क्योंकि हम जब बात करते हैं एकांक समय में, ठीक है, प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो जो फॉर्मूला बन के आता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा को हम कैपिटल आई से निरूपित करते हैं। तो विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा को हम कैपिटल आई से या फिर स्मॉल आई से निरूपित करते हैं, ठीक है, छोटे आई से। और विद्युत धारा का जो सूत्र है वो आप देखेंगे तो ये होता है आई बराबर, या कैपिटल आई में लिख लेता हूँ, कैपिटल आई में यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो कैपिटल आई बराबर होता है Q बराबर आई टी होता है, आई बराबर हो जाता है बेटा Q बाई टी के। इसमें आवेश को बड़ा भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं। तो ये विद्युत धारा का सूत्र बन जाता है। ये क्योंकि वन शॉट रिवीजन है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। अच्छा, आवेश के प्रवाह की दर को, दर का मतलब होता है समय बच्चे, दर का मतलब, अब कभी भी दर आए तो दर का मतलब समय, तो आवेश प्रवाह की दर बटे दर आ गया, दर मतलब प्रति सेकंड, ठीक है। तो प्रति सेकंड कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं किसी चालक से, उस चालक में बहने वाली उसको विद्युत धारा कहेंगे। तो Q बाई टी हो गया। इसका मात्रक होता है बेटा, अगर मात्रक की मैं बात करूं तो मात्रक आप देख सकते हैं, मात्रक की अगर मैं बात करूं तो मात्रक इसका SI मात्रक एम्पियर होता है, SI मात्रक एम्पियर। और विद्युत धारा एक मूल राशि होती है, याद रखिएगा, एम्पियर को कैपिटल ए से दिखाते हैं, ठीक है। SI मात्रक एम्पियर है। और इसका दूसरा मात्रक अगर मैं लिखूं तो I का मात्रक क्या हो गया एम्पियर, और Q का मात्रक हो गया कूलम, T का मात्रक हो गया समय। तो आप लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर लिख सकते हैं आप 1 कूलम प्रति सेकंड या 1 सेकंड। इसका मतलब है कि अगर 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो बहने वाली धारा कितनी है, 1 एम्पियर। मतलब आप लिख सकते हैं कि एम्पियर जो है, एम्पियर बराबर होता है कूलम प्रति सेकंड के, कूलम प्रति सेकंड, ठीक है। इस तरह से आप इसका मात्रक भी लिख सकते हैं। तो एम्पियर भी इसका मात्रक है, कूलम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक है, किसका, विद्युत धारा का। धारा घनत्व तो क्या होता है इसको सीखेंगे। अच्छा, याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है यहाँ पर, धारा घनत्व पे आता हूं मैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं। नोट पॉइंट क्या है यहाँ पर, अगर किसी चालक की मैं बात करूं, ठीक है, ये कोई चालक है और इसमें विभवांतर लगा दूं, बैटरी लगा दूं या कुछ भी, बैटरी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, सेल के बारे में, बैटरी के बारे में, अभी बस लगा रहा हूं, ठीक है। ये मान लीजिए कि तार लगा इस तरह। अब ये सेल लगा यहाँ पर, एक देख सकते हैं आप, ये सेल है और ये प्लस है, ये माइनस है। तो यहाँ पर धनात्मक सिरा जोड़ दिया तार का और यहाँ पर ऋणात्मक सिरा जोड़ दिया। तो ये आप देख सकते हैं धन और ऋण के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। विभवांतर उत्पन्न होने से होगा क्या, विभवांतर उत्पन्न होने से यहाँ पर धनात्मक की तरफ से करंट बहेगी आई, जो कि ऋणात्मक की तरफ इस प्रकार से आएगी, ठीक है। परिपथ में एक धारा बहने लगती है। अब परिपथ में जो धारा बह रही है आप देख सकते हैं धन से ऋण की तरफ बह रही है, या मैं बोल सकता हूं कि चालक के पहले सिरे से दूसरे सिरे की तरफ बह रही है। लेकिन अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन, देखो विद्युत धारा का प्रवाह किधर है, आगे की तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है इसके अंदर, जो इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आप देखेंगे तो उसकी दिशा क्या है बच्चे, विपरीत दिशा होती है, किसके, विद्युत धारा के। तो जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विपरीत दिशा में बह रहे हैं, किसके अंदर, इसके अंदर बह रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को दिखाने के लिए, दिशा दिखाने के लिए इधर दिखा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन वैसे यहाँ अंदर है इसके, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विपरीत होता है किसके, विद्युत धारा के। ओके, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा के विपरीत होगा। तो धन से ऋण की तरफ विद्युत धारा बहेगी, तो ऋण से धन की तरफ आवेश बहेंगे, ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन बहते हैं, ठीक है। और आवेश की दिशा में हम मानते हैं कि जो धनात्मक आवेश है वो जो है विद्युत धारा की दिशा में बह रहा है, और ऋणात्मक आवेश विद्युत धारा के विपरीत दिशा में बहा करते हैं, याद रखिएगा। अब आगे बात करते हैं धारा घनत्व की। धारा घनत्व को आप देखेंगे, करंट डेंसिटी, इसको कैपिटल जे से दिखाते हैं, और जो जे है ये सदिश राशि होती है बेटा। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ये धारा को व्यक्त करने का एक तरीका है। धारा एक बड़ी चीज है, स्थूल चीज है, स्थूल का मतलब है यहाँ पर बड़ी चीज, ठीक है, बड़ी बड़ी राशि है, ठीक है। तथा यह किसी भाग से आवेश के संपूर्ण प्रवाह की दर को व्यक्त करती है, मतलब कितना आवेश कुल बह रहा है उसको बता देता है, उसकी दर को बता देता है, मतलब आवेश बटा समय। किसी बिंदु पर अगर मैं सूक्ष्म रूप से धारा को अगर परिभाषित करना चाह रहा हूं या धारा की दिशा बताना चाह रहा हूं तो उसको हमें बताने के लिए धारा घनत्व की जरूरत पड़ती है, धारा घनत्व की जरूरत हमें पड़ती है। तो जैसे मैं बात करूं कि मान लेते हैं कि एक तार जो है कुछ इस प्रकार से है, एक तार जो है कुछ इस प्रकार से बच्चे की,
ठीक है। ये अब तार को मैं, ये तार या कोई चालक है इस प्रकार से, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी मोटा है, फिर यहाँ पर काफ़ी ये पतला है, ठीक है। बीच में आप देखेंगे तो बीच में कुछ और देखने को मिलेगा, इसकी चौड़ाई, मतलब ये गोल है लेकिन ऐसा सा है, कुछ इस प्रकार से बना है। अब यहाँ पर अगर तार को अगर मैं काट के देखूंगा या तार को यहाँ पर देखूँ, तो तार का यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुछ अलग है। मान लेते हैं A1 है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ A2 है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ क्या है बेटा, A3 है, ठीक है। तार का छोटा सा पार्ट है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो करंट बह रही है, विद्युत धारा जो बह रही है, उसकी दिशा ये है I, इसमें भी धारा जो बहेगी वो क्या होगी I, और यहाँ से जो धारा निकलेगी I। करंट तो सेम बह रही है, लेकिन करंट का घनत्व तो हर जगह अलग अलग होगा क्षेत्रफल के हिसाब से। मतलब इस एकांक क्षेत्रफल से, इस जगह से, A1 की जगह से अगर मैं देखूं कितनी करंट बह रही है, क्षेत्रफल कितना है उससे करंट कितनी बह रही है I। क्षेत्रफल या कम है, यहाँ पर करंट कितनी बह रही है, उतनी ही बह रही है। यहाँ पर क्षेत्रफल और कम हो गया लेकिन करंट कितनी बह रही है, उतनी ही बह रही है। तो क्षेत्रफल देखो बदल रहा है लेकिन करंट सेम है। फिर अगर मुझे दिखाना है यहाँ पर धारा घनत्व को अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर अगर मैं मानूँ कि यहाँ पर करंट डेंसिटी J1 है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ J2 है, यहाँ की अगर मैं बात करूँ J3 है, तो तीनों में संबंध क्या देखने को मिलेगा, तीनों में संबंध क्या देखने को मिलेगा बेटा, क्योंकि हम जानते हैं जो धारा घनत्व होता है बच्चे, इसको आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, आपके लिए यही लिखा है, धारा घनत्व J जो होता है वो बराबर होता है विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड, ठीक है। तो प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो धारा है या प्रवाहित होने वाले जो आवेश हैं वो कितने हैं, उसकी मात्रा को एक तरह से देखें आप, यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और इसकी एक दिशा है, यहाँ से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो J की दिशा है अगर आप देखेंगे तो J की दिशा कौन सी मिलेगी बेटा, J की दिशा आपको आगे की तरफ मिलेगी। तो ये J1 जो है आगे की तरफ, यहाँ पर J2 आगे की तरफ है, ठीक है, यहाँ पर J3 आगे की तरफ होगा, ठीक है, दिशा आगे। करंट की दिशा में इसको हमने दिशा ले ली है, हालांकि इसकी दिशा जो होती है करंट की दिशा में नहीं होती, इसकी दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि जो करंट बहती है वो धन से ऋण की तरफ बह रही है, और विद्युत क्षेत्र भी क्या होती है बेटा, धन से ऋण की तरफ होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की तरफ, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है यही दिशा होती है बेटा J की। तो जो J की दिशा है और जो वही E की दिशा है वही J की दिशा होती है, या करंट डेंसिटी की दिशा होती है। अब अगर मैं इन तीनों में संबंध दिखाऊं तो आप देख सकते हैं J3 का A सबसे कम है, J2 का A उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और J1 जहाँ से हमने ले रखा है वहाँ पर A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा है, मोटा है। तो इनमें तीनों में संबंध देखने को मिलेगा कि J3 का मान बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट की मात्रा समान है, बस A1 A2 और A3 की मात्रा अलग अलग है। तो जितना छोटा क्षेत्रफल, ठीक है, उतना ज़्यादा वहाँ पर डेंसिटी होगी किसकी, करंट की, J2 और J1। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसमें रिलेशन आएगा, जबकि करंट हर जगह सेम बह रही है। तो करंट डेंसिटी को इस तरह से परिभाषित करते हैं। इसको हम दूसरे रूप में इसके दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं J को, अगर मुझे di/dt लिखना है तो, ठीक है, di/dA अगर लिखना है तो इस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। n कैप मैं यहाँ पर लगा देता हूँ दिशा दिखाने के लिए, अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो di/dt क्या है, चेंज इन करंट, कितनी करंट में परिवर्तन आ रहा है और कितना क्षेत्रफल में परिवर्तन आ रहा है। तो ये करंट डेंसिटी हमें डिफरेंशियल फॉर्म में दिख जाती है, ठीक है। इसको आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको पढ़ना चाहे तो लिख सकते हैं, किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले आवेश के परिक्षेप में धारा घनत्व को एक ऐसे सदिश के रूप में परिभाषित करते हैं जिसका परिमाण उस बिंदु से गुजरने वाले प्रति इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली धारा के परिमाण के बराबर होता है। ध्यान रखने योग्य तथ्य यह कि क्षेत्रफल उस बिंदु से प्रवाहित होने वाले आवेश की दिशा के लंबवत होता है। जो क्षेत्रफल है आवेश के प्रवाह की दिशा के लंबवत या विद्युत धारा की दिशा के लंबवत है, क्योंकि देखो क्षेत्रफल की जो दिशा है, क्षेत्रफल की दिशा के लंबवत जा रही है ना, क्षेत्रफल की दिशा के लंबवत, ठीक है। सिंपल सी चीज आप देख सकते हैं, इतना तो आपको समझ में आता होगा। अच्छा, किसी बिंदु P पर धारा अगर दिखानी है, जैसे एक तार है, ठीक है, इस पे किसी एक बिंदु P पर मुझे दिखानी है कि मान लीजिए बिंदु P है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिखाया गया है, पूरा A है, ये पूरा A है, मतलब ये पूरा जो क्षेत्रफल इस तरह से है ये A है, ठीक है, ये पूरा A है। तो छोटा सा एरिया ले रखा है, इसको क्या माना है, DA। यहाँ से गुजरने वाली इस क्षेत्रफल की दिशा, ये क्या है, क्षेत्रफल की दिशा है, क्षेत्रफल की दिशा दिखाया गया है कि A की दिशा या DA की दिशा, आप देखेंगे आप इसको DA की दिशा बोल सकते हैं। क्षेत्रफल की दिशा इधर है तो J की दिशा है इधर की तरफ, क्योंकि करंट जो बह रही है, करंट बह रही है I, आप देख सकते हैं करंट बह रही है I, धनात्मक आवेश उधर बह रहे हैं, ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे ऋणात्मक की तरफ बह रही है, उल्टा बह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका अगर मुझे J का मान लिखना है तो J इक्वल्स टू आप di/dA, और n लिखा है n सदिश या n कैप के साथ भी इसको आप लिख सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था। अगर एकांक सदिश लूंगा तो n कैप, या आप इसको a कैप लगा सकते हैं। अगर मुझे ये लगाना है तो मैं इसको या करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, J बराबर di/dA, और यहाँ पर लगा दूँ मैं n कैप। तो n कैप या a कैप लगा सकते हैं। a कैप क्या है, a कैप क्या है बेटा, a कैप है
जो सदिश ए है, पूरा क्षेत्रफल जो है उसका, उसकी दिशा एकांक सदिश, ठीक है, क्षेत्रफल की एकांक सदिश है, एकांक सदिश के रूप में हमने इसको लिख दिया। अगर इस प्रकार से मुड़ा है, इस तरह से काटा है हमने, मान लो क्षेत्रफल में इस तरह से मैं देख रहा हूं, कोई क्षेत्रफल ऐसा मैं काट रहा हूं, तो इसके लंबवत देखना पड़ेगा, जिस दिशा में धारा बह रही है उस दिशा में हमें देखना है। क्षेत्रफल की जो दिशा आएगी, अगर देखेंगे तो क्षेत्रफल उधर की तरफ मुड़ा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट लेंगे जो थीटा कोण बन रहा है, इसके साथ इस दिशा में लेंगे, तो इस दिशा में क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है, वही लिखा है। आगे चलते हैं। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल धारा की दिशा के लंबवत नहीं है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल की दिशा धारा के लंबवत नहीं है, देख सकते हैं धारा इधर जा रही थी और क्षेत्रफल इधर की तरफ लंबवत नहीं है, तो धारा की दिशा से लंबवत कोण थीटा पर बनता है। तो आप इसको इस प्रकार से लेंगे, धारा की दिशा में ही लेना है, तो धारा की दिशा में क्षेत्रफल क्या आ रहा है, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, तो डी ए कॉस थीटा लेना है, जिस दिशा में धारा बह रही है क्षेत्रफल का भाग भी हमें उसी दिशा में लेना है, तो डी ए कॉस थीटा, तो डी आई बराबर लिखेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, धारा घनत्व के साथ अभी दिखाया था मैंने, जे बराबर क्या होता है, आई बटा ए, ठीक है। इसका मात्रक आप देखेंगे, इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, इसका मात्रक हो जाएगा, ऊपर क्या है एम्पियर, ठीक है, ऊपर क्या है एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर को भी ए से लिखते हैं, डिवाइड बाई ए क्या है, क्षेत्रफल, मतलब मीटर का वर्ग या वर्ग मीटर, ठीक है, मतलब मीटर स्क्वायर जिसको आप बोलते हैं, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहां से आप चाहे तो आई बराबर लिख सकते हैं, जो कि आ जाएगा जे ए के, आई बराबर क्या आ जाएगा बेटा, जे ए के, ठीक है, जे और ए का गुणा कर लेंगे, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो धारा का मात्रक आप देखेंगे तो ये आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, इसका मात्रक आ जाएगा एम्पियर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अपवाह वेग एवं गतिशीलता, अपवाह वेग और गतिशीलता दोनों को हमें यहाँ पर पढ़ना है। देखो, जब विद्युत धारा लगाई जाती है किसी चालक तार में, देखो चालक में आवेश मुक्त होते हैं, मुक्त आवेश पहले से होते हैं, जिसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल लीजिए आप, पहले से होते हैं, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन आप बोलते हो, पहले से है वो, और वो होते हैं तो रुके नहीं होते, वो दौड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ एनर्जी उनके पास है। कहाँ से एनर्जी मिल रही है? टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, वातावरण का टेम्परेचर है, कुछ ना कुछ है, जीरो टेम्परेचर तो है नहीं। रूम का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर है ना वातावरण का। गर्मी के दिनों में ज़्यादा है, ठंडी के दिनों में थोड़ा कम है, लेकिन है। तो जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के हिसाब से, वो टेम्परेचर के हिसाब से उनको एनर्जी मिल रही है। जब एनर्जी उनको मिलती है तो वो भाग रहे होते हैं, ठीक है, भाग रहे होते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। तो उनके पास जो ऊर्जा, उनके पास जो ऊर्जा होती है वो तापीय ऊर्जा होती है, और जो गति होती है, जो वेग होता है या जो चाल होती है उनके पास, तापीय ऊर्जा की वजह से जो चाल होती है उसको हम तापीय चाल बोलते हैं या ऊष्मीय चाल बोलते हैं, ठीक है। तो अब अनुगमन वेग या अपवाह वेग को समझने के लिए इसका दूसरा नाम है अपवाह वेग, अनुगमन वेग, सॉरी, अनुगमन वेग भी इसको बोलते हैं, और इसको हम VD से निरूपित करते हैं। आप जानते होंगे, तो अगर हमें वेग लिख रहे हैं तो सदिश लगाना पड़ेगा। अच्छा, अनुगमन वेग या अपवहन वेग को परिभाषित अगर मैं करूं तो सिंपल सी चीज है, वह औसत वेग, ये एक औसत वेग होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाहर ही एक विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ता है, चाहे वो सेल की मदद से लगाओ या बैटरी की वजह से मदद से लगाओ, या बाहरी एक विद्युत क्षेत्र आप वैसे डेवलप करो, ठीक है, दो प्लेटों के बीच में वैसा लगा दो। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव अगर है वहां पर, तो चालक के धनात्मक सिरे की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? मुड़ जाते हैं। कौन? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धनात्मक सिरे की तरफ मुड़ जाते हैं। मुड़ जाते हैं मतलब गति करना स्टार्ट कर देते हैं, मुड़ जाते हैं मतलब गति करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, गति करना स्टार्ट कर देते हैं या गति करने लगते हैं, करने लगते हैं, ठीक है। औसत वेग है इलेक्ट्रॉनों का, कौन से इलेक्ट्रॉन? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, किसके प्रभाव में? बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। किधर चल रहे हैं? धनात्मक सिरे की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो धनात्मक सिरे की तरफ जाएंगे, ऋण है तो धन की तरफ जाएगा, मुड़ जाते हैं या गति करने लगते हैं, इससे अपवहन वेग करते हैं। तो जिस वेग से वो गति करते हैं उसी को अपवहन या फिर आप अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। आरोपित विद्युत क्षेत्र के त्वरण के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके तापीय वेग के अतिरिक्त विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशाओं में वेग का एक घटक प्राप्त कर लेता है। आरोपित विद्युत क्षेत्र के कारण प्राप्त वेग बहुत कम होता है तथा यह अगली टक्कर में समाप्त हो जाता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो देखो, तापीय चाल को पहले समझ लेते हैं। तापीय चाल क्या है? चालक में बहुत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि अभी बताया, जो निरंतर यादृच्छिक गति करते हैं, रुक नहीं सकते, रुकते नहीं, वो चलते रहते हैं। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो चलते रहते हैं। ये टॉपिक मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये 1 घंटे का टॉपिक है। अगर वन शॉट में समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, मैं ये भी कह रहा हूं। इसको आपको 1 घंटे का पूरा एक लेक्चर लगाना पड़ेगा समझने के लिए, तब जाके इसको सही तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर डिटेल में इसको समझना है, इसका डेरिवेशन समझना है, तो आपको इसके लिए एक लेक्चर
लगाना पड़ेगा, मैं लगाऊंगा तो आपको उसको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब धनात्मक सिरा यहां पर मैं लगा दिया बैटरी का और ऋणात्मक सिरा यहां लगा दिया। अब चालक के अंदर आप देखेंगे, अच्छा पहले मान लीजिए नहीं लगा रखा है कुछ, पहले मान लीजिए कुछ नहीं लगा रखा है, ये सब नहीं लगा है, ठीक है। ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि चलो पहला सिरा है और ये दूसरा सिरा है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन किधर जा सकता है। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर हजारों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रति मीटर क्यूब, प्रति घन मीटर में, ठीक है। चालक के अंदर औसतन 10 की घात 28, मतलब एक लगा के, एक लिख के 28 जीरो लगा लो और गिन लो, एक घन मीटर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी चालक में। अब इतने इलेक्ट्रॉन, इतनी भीड़ है, तो भीड़ रुकी नहीं है, चल रही। इनके पास क्या है, तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा के कारण ये किधर, कहीं ना कहीं भाग रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होगा, इससे इसकी टक्कर हो जाएगी, टक्कर हो गई तो कहीं इधर भागना स्टार्ट कर दिया, कोई एक इधर जा रहा है, 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 कोई एक नीचे आ रहा है, कोई एक इधर जा रहा है, कोई एक इधर जा रहा है, कोई एक इधर जा रहा है, मतलब हर दिशा में ये चल रहे हैं और आपस में ही टकरा रहे हैं। तो इनका जो औसत वेग होता है ना, यू औसत, प्रारंभिक वेग जो है औसत, ये देखेंगे तो ये 0 मिलेगा। हर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टक्कर के कारण कहीं जा नहीं रहा है, इसकी कोई खुद की दिशा नहीं है, टक्कर हो रही तो भाग रहे हैं बस, लेकिन किधर जाना है ये इनको नहीं पता है कि धन के दूसरे सिरे की तरफ जाना है कि पहले तरफ जाना है। टक्कर होके मुड़ गई, जैसे आप समझिए कि गेंद है एक कमरे में, अब एक कमरे में बहुत सारी गेंद लड़ रही हैं, टकरा रही हैं, तो उनको दिशा आप थोड़ी बता रहे हो, अपने आप वो टकरा रही है और एक इधर मुड़ जा रही है, तो एक इधर मुड़ जा रही है, उधर मुड़ जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक दाएं जा रहा है, एक बाएं जा रहा है, ऐसे ही गति करे। तो औसत वेग कितना आएगा, 0। इनके पास डायरेक्शन नहीं है कि लेफ्ट की तरफ चलना है सबको, कि सबको राइट की तरफ चलना है, कि सबको ऊपर जाना है, कि सबको नीचे जाना है, ऐसा कुछ दिशा इनमें नहीं है। जब विद्युत क्षेत्र लगाते, देखो इसीलिए सबका जो औसत वेग है अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, 0। एक एक का अगर मैं निकाल के जोड़ दूं सबका, n मान लो इलेक्ट्रॉन है, सभी को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, औसत 0 आ जाएंगे, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा थोड़ा सा। यादृच्छिक मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार, यादृच्छिक जैसी उनकी इच्छा वैसे चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो परिवर्तन कहां देखने को मिलता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से होता क्या है ये समझने का प्रयास कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये चालक है, वही इलेक्ट्रॉन है, फिर चल रहे हैं इधर उधर, टक्कर मारेंगे एक दूसरे को। यहां पर मैं अब क्या कर रहा हूं, एक बैटरी लगा लेता हूं, ठीक है। अब ये बैटरी जैसे ही लगाया तो ये धनात्मक सिरा बन गया और ये ऋणात्मक सिरा बन गया, ठीक है। अच्छा, पहला सिरे को हमने क्या बना दिया, धनात्मक, दूसरे को ऋणात्मक। अब मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर यहां था, यहां पर मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, क्योंकि यहां पर इधर की तरफ क्या लग गया है, विद्युत क्षेत्र। इधर की तरफ, धन से ऋण की तरफ एक विद्युत क्षेत्र है चालक के अंदर, बाहर नहीं, बाहर तो मैं लिख रहा हूं, अंदर विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होगा, इस आवेश पर बल लगेगा। कौन सा बल लगता है बेटा, आवेश पर, विद्युत क्षेत्र की वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से बल लगेगा इस पर, QE, मतलब ई बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, बल ये है, तो ये जो बल लग रहा है, ये जो बल लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, इस तरफ लग रहा है, इस तरफ। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन को मैं दिखा रहा हूं, लेकिन है कितने, हजारों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ज्यादा है, मतलब मैं तो कम बोल रहा हूं, मेरे को इतनी जितनी गिनती आती है उतने बोल रहा हूं, मतलब इस पर बल लग रहा है कुल मिला के। अब बल लग रहा है तो ये भागेगा इधर। अब यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो ये सीधा नहीं भाग पाएगा, ये क्या होगा इसके साथ, ये यहाँ मान लो यहाँ है, यहाँ एक टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद ये इधर चला गया, मान लो यहाँ से टक्कर हुई, ये इधर आ गया, यहाँ से टक्कर हुई, ये इधर गया, यहाँ से इधर आया, यहाँ से इधर चल रहा है, फिर ये टक्कर हुई, ये इधर आ गया कुछ, मान लेते हैं इधर आया, फिर इधर आ गया कुछ, फिर इधर आ गया कुछ, फिर इधर आ गया कुछ। लेकिन अगर पूरा आप देखोगे तो अब ये एक दिशा में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं किधर जाने का प्रयास कर रहे हैं, ये धनात्मक की तरफ जाने का प्रयास कर रहा है। टक्कर कितनी भी हो, लेकिन इसका प्रयास क्योंकि इधर है, क्योंकि लगातार एक बल है जो इसको खींच रहा है कि इधर आ, इधर आ, इधर आ। तो ये जो टक्करों के बाद अलग अलग टक्कर, जो मान लो कि n टक्कर हुए, सभी टक्करों में औसत वेग इसका निकाल लेंगे। यहाँ पर V1 वेग था, V2, V3, V4, V5, Vn वेग में मान लो यहाँ पर पहुंचा, n टक्करों के बाद इन सभी वेगों का औसत निकालेंगे। इसी को हम बोलते हैं कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां तक एक औसत वेग से चला, जिसको हम Vd बोल देते हैं, अनुगमन वेग बोल देते हैं, Vd। क्लियर है। और क्योंकि इसकी दिशा है किधर, ऋणात्मक से धनात्मक सिरे की तरफ, इसकी एक दिशा होनी चाहिए, वेग है, दिशा होगी, ठीक है। और अगर दिशा नहीं लगाएंगे तो औसत चाल बोलेंगे। क्लियर है मेरी बात, हाँ तो ठीक है। तो ये हो गया औसत वेग, इस तरह से निकालते हैं और इसी को हम अनुगमन वेग बोलते हैं। गतिशीलता क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें हैं जानने को। थोड़ी सी चीजें हैं, माध्य मुक्त पथ। अभी हमने कहा टक्कर हो रही है ना अंदर, ये तो एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच का जो समय है ना, ठीक है, जो रास्ता है, जैसे मैं कहूं कि ये यहां से चला और यहां टक्कर हुई, तो यहां से यहां के बीच में ये जो दूरी चला ये इलेक्ट्रॉन, इस रास्ते को ही
हम क्या बोलेंगे बेटा, मुक्त, मतलब मुक्त पथ बोलेंगे। मुक्त पथ मतलब बिना टक्कर के जहां तक चला। एक टक्कर और दो टक्कर के बीच का समय, किन्हीं भी दो टक्करों के बीच का जो समय है, किन्हीं भी दो टक्करों के बीच का समय है, और उस समय में जितना वो रास्ता तय कर रहा है, उस रास्ते को हम बोलते हैं मुक्त पथ। और जितने समय तक उसकी टक्कर नहीं हुई किसी से, उस समय को हम बोलते हैं श्रांति काल। श्रांति काल मतलब शांत था, उसको कोई टक्कर नहीं मार रहा था। तो ये दोनों परिभाषाएं सामने लिखी हैं आपके। माध्य मुक्त पथ बोलते हैं, मेन फ्री पाथ। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत जो दूरी होती है उसको माध्य मुक्त पथ बोलते हैं, और इसको लैम्डा से निरूपित करते हैं। किससे? लैम्डा से निरूपित करते हैं। लैम्डा कैसे निकालते हैं बेटा? कुल तय की गई दूरी बटा टक्करों की संख्या। कितनी दूरी कुल तय की और कितने टक्कर हुई। मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर जाने में, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर जाने में मान लेते हैं 50 टक्कर हुई, 50 टक्कर हुई। तो आप कैसे निकालेंगे? लैम्डा बराबर निकालेंगे सिंपल सा, और कुल तय की गई 1 सेंटीमीटर बटे 50, और इसको सेंटीमीटर को चेंज कर लेंगे, और टक्करों की संख्या माध्य मुक्त पथ, क्योंकि सेंटीमीटर मात्रक दूरी का ही है, मात्रक है ना, तो निकाल लेंगे। तो 1/50 सेंटीमीटर इसका लैम्डा का मान आ जाएगा, माध्य मुक्त पथ। ठीक है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप। विश्रांतिकाल या श्रांतिकाल, इसको श्रांतिकाल भी बोलते हैं बेटा, श्रांतिकाल या विश्रांतिकाल। विश्रांतिकाल मतलब जब तक वो विश्राम कर रहा था, मतलब कोई टक्कर नहीं हो रही थी। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया औसत समय, जब तक उसको कोई टक्कर नहीं मार रहा था, वो विश्रांत काल कहलाता है। इसका मान लगभग धातुओं में कितना होता है? 10⁻⁻14 सेकंड, लगभग 1 फर्मी के आसपास का टाइम होता है। आप देख सकते हैं 10⁻⁻14 सेकंड, मतलब लगातार ही टक्कर मार रहा है वो। 1 सेकंड का कौन सा भाग है? 1/10⁻14 भाग, 1 सेकंड का 10⁻14 भाग। ठीक है, चलिए, तो इसको इस तरह से निकालेंगे। आगे चलते हैं। अपवाह वेग एवं गतिशीलता के महत्वपूर्ण कुछ सूत्र हैं, जैसे विद्युत धारा के साथ इसका संबंध क्या है। ठीक है, V और I में संबंध क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र जो है लिख दे रहा हूं, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा मैं, लिख दे रहा हूं। ठीक है, V का एक फॉर्मूला आता है, जैसे एक तो आता है फॉर्मूला A का। दो तरह के फोर्स लगते हैं जब इलेक्ट्रॉन चलता है, तो इसके पास दो तरह के फोर्स हैं। एक तो F बराबर क्या था? E, क्योंकि इनकी दोनों की दिशा विपरीत थी तो माइनस चिन्ह आएगा। देखो ना, विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, बल इधर की तरफ था, तो दोनों की दिशा विपरीत है तो माइनस चिन्ह आएगा, सिंपल सी चीज है। ये एक बल लग रहा था। दूसरा बल लगता है F बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान है तो M, और इलेक्ट्रॉन चलेगा तो एक त्वरण से चलेगा MA। इन दोनों को जब बराबर करते हैं तो MA बराबर आ जाता है बेटा -EE के। ठीक है, तो यहां से A बराबर आप निकालते हैं -EE और बटे M को। ठीक है, ये निकालते हैं आप। एक छोटा सा ये पार्ट हो गया। ठीक है, फिर इसको हम यूज करते हैं। देखो ये पहला सूत्र आप मान लीजिए। इसके बाद एक चीज और निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं? समय। तो V बराबर निकालते हैं U + AT, ये होता है फॉर्मूला। चलिए, तो V को हम लिखते हैं यहाँ पर VD, औसत वेग, और U जो इनिशियल था, जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगा था, तो U का मान क्या था? 0। U का मान क्या था? 0। U का मान क्या था? औसत 0। औसत, प्रारंभिक औसत मान कितना था? 0। अंतिम औसत मान कितना है? VD, जब विद्युत क्षेत्र लगा दिया गया। और औसत जो ये A का मान आया है वो आप देख सकते हैं -EE बटे M, और जो T है, T क्या है बेटा? समय। किसके बीच में? टक्करों के बीच में, या श्रांतिकाल पूरा। तो श्रांतिकाल या विश्रांतिकाल यहां लिखेंगे, और ये आ जाएगा टाउ। तो आप देख सकते हैं VD का एक फॉर्मूला आपको मिलके बनता है अनुगमन वेग का। VD बराबर आता है -EE, ठीक है, और टाउ बटे आता है M के। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये बार बार हम यूज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। इसका जब मान हम लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ मान, मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये आ जाएगा EE टाउ डिवाइड बाई M के। तो ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम परिमाण लेंगे। VD माइनस के साथ आ रहा है, याद रखेंगे, क्योंकि वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक और 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और सिर्फ मान लेंगे तो EE टाउ बाई M। अच्छा, इसका विद्युत धारा के साथ संबंध जब हम देखते हैं, तो धारा के साथ संबंध हम देखते हैं I और V के साथ संबंध। तो I बराबर होता है NEA और VD के। ये विद्युत धारा और V के बीच में संबंध है, VD और I के बीच में संबंध है, धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध है। ठीक है, मात्रक क्या होगा? एम्पियर। मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। ठीक है, अच्छा, जब J का मान निकालेंगे तो चूंकि हम जानते हैं J बराबर क्या होता है? I बटा A, तो इस फॉर्मूले में जो A है वो कट जाएगा, अर्थात आ जाएगा हमारे पास NE और VD के। ठीक है, NE और VD के। तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा धारा घनत्व के साथ। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा बेटा एम्पियर प्रति मीटर का स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि A है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से कुछ फॉर्मूले आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे चलेंगे तो और कुछ फॉर्मूले मिलते हैं हमें। J का फॉर्मूला मिल गया, VD का मान उठा के, ये वाला मान उठा के यहाँ रख देंगे, ये वाला मान उठा के यहाँ रख देंगे, तो एक फॉर्मूला और बनता है आपका
जे बराबर एक फॉर्मूला बनता है, देखेंगे ये हो जाएगा एन ई, वी डी का हम सिर्फ मान रखेंगे तो इंटू में आएगा ई टाउ बटे एम के। तो यहाँ से आप जे निकालेंगे तो जे बराबर हो जाता है बेटा एन ई स्क्वायर ई टाउ बटे एम के। यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इसकी परिभाषा भी आगे आपको कुछ की परिभाषा आपको मिल जाएगी। ये बहुत ही सेक्सी सा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फार्मूला है, जेई और नीट दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन फार्मूले पर, इस फार्मूले पर हो चाहे इस फार्मूले पर चाहे इस फार्मूले पर। इससे भी इंपॉर्टेंट फार्मूला इसके साथ छुपा है। यहाँ सिग्मा बराबर होता है बेटा एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। अगर मैं सिग्मा का मान यहाँ रख दूँ, सिग्मा क्या है बेटा, चालकता है यहाँ पर, ठीक है, विशिष्ट चालकता, सॉरी माफ करिएगा, विशिष्ट चालकता है। कौन सी चालकता है बेटा, ये है सिग्मा विशिष्ट चालकता। ये वाला वन शॉट का रिवीजन आपको इतना समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, खास करके ये पार्ट, आगे के जो टॉपिक हैं वो समझ में आएंगे। तो ये फॉर्मूला जो है अब बन जाएगा आपका जे बराबर सिग्मा और ये आ जाएगा ई के, जे बराबर ये हो जाएगा सिग्मा, ई बचा है ना हमारे, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम लिख दिया, ई बचा हमें पर, तो जे बराबर सिग्मा ई। इसका सदिश रूप देखेंगे तो ये जे बराबर सिग्मा ई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों जो लिखे हैं ये फॉर्मूला बच्चे ओम के नियम का सदिश रूप भी बोले जाते हैं, ठीक है। ये है ओम के नियम का सदिश रूप है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब हम डिटेल में करेंगे ना डेरिवेशन तो आपको सिखाऊंगा मैं सारा कैसा आता है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, डायरेक्ट फार्मूले लिख रहा हूँ, हालांकि फिर भी मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा, थोड़ा सा डेरिवेशन कर रहा हूँ बीच बीच में, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ लिख रहे हैं सर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ परिभाषाएं जो मैंने कहा, ओम का नियम पहले जानते हैं, ओम का नियम क्या है और प्रतिरोधकता क्या है, इसके बाद कुछ और फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। तो ओम का नियम आप कक्षा 10वीं में भी पढ़ रखे हैं, ओम का नियम आप जानते हैं सही बच्चे। क्या लिखा है यहाँ पर बेटा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप, यांत्रिक विकृति, मतलब उसको खींचे ना, मरोड़े ना, ये सब ना करें, नियत रहे, तो चालक में बहने वाली जो धारा होगी उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात ये गलत लिखा है, ठीक है, ये गलत लिखा है ना, वो गलत लिखा ना, वी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है, ठीक है, वो गलत लिखा है बच्चे, ये गलत है, इसको छोड़ दीजिएगा। तो V बराबर क्या आता है आई आर के, आर क्या है कांस्टेंट है, आर क्या है कांस्टेंट है, जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, सिंपल चीज़ है। अब ओम का नियम एक सार्वत्रिक नियम नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है, मतलब हर जगह ये हर एक स्थितियों में नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि भौतिक अवस्थाएं अगर बदल गई तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। फिर वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो पालन नहीं करते अनओमीय प्रतिरोध कहलाएंगे। ऐसे ओमीय पदार्थों के लिए V और I के बीच एक ग्राफ सीधा रेखा मिलता है। अगर मैं V और I के बीच ग्राफ खींचूं तो इधर V है, इधर I है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ खींचूंगा तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, एक सीधी रेखा मिलेगी हमें 45 डिग्री पर, ठीक है। तो ये ग्राफ मिलती है, ये हमें प्रतिरोध के बारे में बताती है, प्रतिरोध ग्राफ का जो ढाल होगा वो प्रतिरोध के बारे में बताएगा, ठीक है, ग्राफ का जो ढाल आएगा प्रतिरोध के बारे में बताएगा। अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो यही ग्राफ चेंज सा दिखेगा, हालांकि इसको मैं जब क्लास लगाऊंगा, लाइव क्लास जो होगी वन शॉट रिवीजन के अलावा, तो आप देखेंगे आपको मैं अलग अलग टेम्परेचर के साथ में दिखाऊंगा। ये मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पर T1 है, दो तरह के यहाँ पर ग्राफ में दिखा रहा हूँ, ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध टेम्परेचर के साथ बढ़ जाएगा, T2 यहाँ पर T2 इज ग्रेटर देन बेटा T1 के, तो आप देख सकते हैं इसका ढाल भी ऊपर होते चला जा रहा है, ठीक है। मतलब अब देखेंगे कि जो प्रतिरोध का मान है वो बढ़ता चला जाएगा, प्रतिरोध ढाल क्या बताता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ढाल जो होता है tan थीटा वो क्या बताता है बेटा, प्रतिरोध को बताता है, ठीक है। सही लिखा है कि नहीं, आई हमें इधर लेनी चाहिए थी, V उधर लेना चाहिए था बच्चे, हमने गलत लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, यहाँ आई होगी और यहाँ पर V होगा, ठीक है, क्योंकि V बाई आई होगा ना, R बराबर क्या होता है V बाई आई, तो V बाई आई जो tan थीटा आएगा वो R बताएगा, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं इस तरह से T2 और इस तरह आगे चले, और आगे आता है बेटा प्रतिरोधकता। लेकिन उससे पहले प्रतिरोध के लिए एक और सूत्र हमें पता है, जो आप पढ़ते हैं कक्षा 10वीं में भी पढ़ रखे हैं, तार की लंबाई और क्षेत्रफल के साथ अगर आप देखेंगे तो प्रतिरोध
का जो मान आता है आर, हम जानते हैं पहली चीज ओम ने बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तार की लंबाई के या चालक की लंबाई के। दूसरा जो प्रतिरोध का मान होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल के। ठीक है, क्षेत्रफल जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, मतलब जितना मोटा तार लेंगे उतना कम प्रतिरोध देखने को मिलेगा, जितना पतला तार होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो सिंपल सी चीज़, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो आर का मान मिलता है बेटा, आर बराबर मिलता है या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा आपको, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है एल बाई ए, जहाँ पर आप जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये बराबर आता है और ये आता है रो एल बाई ए के। ये जो सूत्र मिल रहा है ये चालक तार की लंबाई और क्षेत्रफल के साथ आप देख सकते हैं रिलेशन के साथ मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो रो है इसको बोलते हैं बेटा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध ये चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करता है बेटा? चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, मतलब तांबा है कि सोना है कि लोहा है। ठीक है, पदार्थ पर निर्भर करता है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, थोड़ा सा ये वन शॉट रिवीजन लंबा होने वाला है बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। आर बराबर रो एल बाई ए, सिंपल हो गया। अच्छा, यहां पर इसका मात्रक आप देखेंगे ओम ही है। ठीक है, रो का मात्रक, रो का अगर मैं मान निकालूं यहां से, रो का मान अगर मैं निकालूं यहां से तो आप पाएंगे यहां पर अगर मैं रो का मान निकालूं तो यह आ जाएगा आर ए डिवाइड बाई एल हो जाएगा और इसका मात्रक होता है ओम, और मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर के। ठीक है, तो रो का जो मात्रक है ओम मीटर होता है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध है, इसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, तो प्रतिरोधकता भी बोलते हैं या प्रतिरोधकता जो लिखा है इसको हम, इसी को हम रो बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, यहां तक का हो गया है तो आगे चलते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि टेम्परेचर के साथ, तापमान के साथ प्रतिरोध का जो संबंध है, ठीक है, तापमान के साथ प्रतिरोध के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है? R एट टेम्परेचर T, किसी तापमान T पर अगर मैं निकालूंगा तो ये बराबर होता है बेटा R नॉट 1 प्लस अल्फा और डेल्टा T आता है, टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, डेल्टा T आता है जो टेम्परेचर में डिफरेंस इसके साथ। ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। किसी भी चालक तार की बात करें, ठीक है, किसी भी चालक की बात करें, T का मान बढ़ाएंगे। अल्फा यहाँ पर क्या है बेटा? हाँ, प्रतिरोध जो है गुणांक है, तापीय प्रतिरोध गुणांक है। और मात्रक इसका बात करें, इसका मात्रक आप देखेंगे तो ये प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, या छोड़िए इसको मैं डिस्कस करवाऊंगा आगे, थोड़ा सा यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा। बस इतना याद रखिएगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ता चला जाएगा चालक के लिए। ठीक है, प्रतिरोधकता को अगर आपको सही से देखना है, परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा देख सकते हैं, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, और एल बराबर और ये सब लिखेंगे तो रो बराबर ये हो जाएगा, अर्थात किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता आंकिक रूप से उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे व इकाई क्षेत्रफल वाले पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होती है, अगर इन सबको मान में रख दें तो। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक ओम मीटर है, आपको दिखा दिया, उसके विमान निकालना आप देख लीजिएगा। ठीक है, रजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं। अच्छा, चालकता की बात करें, चालकता क्या होता है बेटा? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ठीक है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, अभी हमने लिखा था सिग्मा, कुछ देर पहले दिखाया था आपको विशिष्ट चालकता, जो आपको दिखाई थी चालकता। तो आप देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है ना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? यही प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसको उसको सिग्मा बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं सिग्मा बराबर 1/ρ होता है। इसका आप देख सकते हैं कि ग्राफ भी बना है, किसके लिए? चालकत्व के लिए। चालकत्व के लिए ग्राफ देखेंगे, चालकत्व क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, वैसे प्रतिरोधकता इसको हम बोलते हैं, ज्यादातर इसको चालकत्व तो ठीक है, इसको भी कई जगह चालकता बोलते हैं, कई जगह इसको चालकता बोलते हैं और इसको विशिष्ट चालकता बोलते हैं। देखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता, ऐसे याद रखो बस। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हैं जो ग्राफ का ढाल है वो क्या बताएगा? 1/r, जो कि c है। ठीक है,
वी और आई इस तरह लेंगे तो। ओके, चलें आगे। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति ओम। इसका मात्रक हो जाएगा प्रति ओम, ओम प्रति मीटर। तो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, तो प्रति ओम प्रति मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ समीकरण जो यहाँ पर पहले से लिखे लिखा है मुझे अच्छे मिल गए थे तो मैंने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आई बराबर आपको पता चल रहा है ना कहाँ से निकल कर रखा है, ये यहीं से आ रहा है बेटा। ठीक है, जे बराबर क्या लिखा है? जे बराबर होता है आई बाई ए, तो जे बराबर आई बाई ए कर दिया। रो सिग्मा को सिग्मा लिखा है, ई को हम लिख सकते हैं वी बाई डी। अरे ई को हम लिखते हैं ना, ये जब ये हम पढ़ते थे, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, बीच की दूरी डी, विद्युत क्षेत्र ए। ठीक है, तो लिखते थे ना फिर विद्युत क्षेत्र ई और विभवांतर दोनों प्लेटों का बीच का वी, तो हम लिखते थे ई बराबर वी डी, या वी बराबर ई डी, ई बराबर वी डी नहीं, वी बराबर ई डी, या आप बोल सकते हैं ई इक्वल्स टू वी बाई डी के, सिंपल सा। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करें। डी की जगह यहाँ पर एल लिया गया है, चालक तार की लंबाई मानी गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हो गया। रो है, रो को हम बदल लेंगे सिग्मा को, सिग्मा बराबर होता है 1/रो को, तो ये हम यहाँ पर रख देंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले से मतलब है नहीं आपको, यहाँ से आप चाहें तो वी का मान निकाल सकते हैं। रो ए को इधर भेज देंगे आई के पास, बटे में ए है, तो ये निकाल सकते हैं। वी बराबर आई आर होता है, ये आप जानते हैं ओम का नियम, और ये भी होता है, ये आप जानते हैं, ये आपको बता दिया है। रो क्या है? पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है, देख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता दोनों इसका नाम है, और चालक सिरों पर विभवांतर है, चालक की लंबाई है। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, सिंपल सी बात है। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? पहला है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम की हम बात करते हैं बच्चे। श्रेणी क्रम में क्या है? 1, 2 या 3 इस तरह से प्रतिरोध जुड़े हैं, जिनको मैं R1, R2 और R3 बोल रहा हूँ। बैटरी के साथ जोड़ लेंगे इनको, पूरा मैं नहीं बना रहा। तो जब इसमें निकालेंगे, देखो श्रेणी क्रम में सिंपल सी, चलो मैं बना देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए V वोल्ट है पूरा, तो इसका वोल्टेज हम मान लेते हैं, इसके सिरों का V1 है, इसको सिरों का मैं मान लेता हूँ V2 है, इसके सिरों का मैं मान लूँगा V3 है। तो टोटल वोल्टेज जो लगाया गया है वो यहाँ और यहाँ के बीच में लगा है, और यही V जो है देख सकते हैं वो V1, V2 और V3 उत्पन्न कर रहा है। मतलब कि सिंपल सी बात है, V बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के। करंट क्योंकि सेम चलती है श्रेणी क्रम में, करंट हर जगह सेम बहेगी, विद्युत धारा सेम रहती है, तो सिंपल सी बात है, आप निकालेंगे आप V बराबर IR से, V बराबर IR से आप जब इसको करते हैं कैलकुलेट, तो आप मान रखेंगे V बराबर IR, तो आई कट जाएगा क्योंकि आई सब में सेम है, और फाइनली आपका आएगा। इसी प्रकार से और बता देता हूँ, चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर दूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फिर V1 बराबर लिखेंगे IR1, V2 बराबर निकलेंगे तो IR2, और V3 बराबर निकलेंगे तो IR3 हो जाएगा। मान रखेंगे तो आप देखेंगे ये आ जाएगा R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के, और ये R तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया कि इनके बराबर जो ये तीन मिल के काम कर रहे हैं, ये अकेला प्रतिरोध काम कर जाएगा उतना। ठीक है, इतना ओम, और यही आंसर है। तो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। समांतर क्रम संयोजन, समांतर या इसको पार्श्व क्रम भी बोलते बेटा, पार्श्व क्रम। ठीक है, संयोजन, समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन की जब हम बात करते हैं बच्चे, थोड़ा रफ जैसा आपको लगेगा, तेज चल रहा हूं मैं, तो ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, परेशान ना हो। टॉपिक आपको सारा समझाया जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ के भागूंगा। थोड़ा सा तेज जरूर हूँ, लेकिन आपके लिए ही तेज है, क्योंकि अगर मैं धीरे पढ़ाऊंगा तो ये फिर 3 घंटे का लेक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये मान लेते हैं R1, ये मान लेते हैं R2, ये मान लेते हैं R3। अच्छा, इसका डेरिवेशन की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, डेरिवेशन वाला पार्ट हम करेंगे अलग से, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होना कि ऐसे ही पढ़ा के निकल जाएंगे सर, बिल्कुल नहीं, छोड़ के जाने वाला नहीं हो जब तक कि कंप्लीट नहीं कर देता। V वोल्ट लगा रखा है आप, क्योंकि ये सभी 2 पॉइंट के बीच में जुड़े हैं सभी प्रतिरोध, तो टोटल विभवांतर तो V ही रहेगा, V नहीं चेंज होगा, इस बार I चेंज होगा। टोटल करंट I बह रही है, यहाँ पर मान लेता हूँ इसके संगत I1 करंट चली गई, इसके संगत I2, इसके संगत I3, तो यही I करंट क्योंकि 3 में बट रही है, तो सिंपल सी बात है कि जो I है यही बल के बराबर हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अब यहाँ से V बराबर IR से, I बराबर क्या हो जाएगा बेटा? V बाई R, I1 बराबर हो जाएगा V बटे R1, I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2, और I3 बराबर हो जाएगा V बटे R3 के। अब ये मान उठा के हम समीकरण यहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो ये आ जाएगा V बटे R तुल्य है ना, और ये बराबर हो जाएगा V बटे R1 प्लस हो जाएगा V बटे R2 प्लस हो जाएगा V बटे R3,
और यहाँ से आ जाएगा 1/R जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आ रहा है, ये बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 के। तो आप देख सकते हैं कि एक डेरिवेशन ही मैंने कर दिया है पूरा का पूरा, और इस तरह से हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं। आगे चलेंगे थोड़ा सा। समांतर क्रम और श्रेणीक्रम संयोजन के बाद हम पहुंचते हैं विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध जानने के लिए। उससे पहले हम विद्युत सेल को हम जान लेते हैं विद्युत सेल क्या है। तो विद्युत सेल बेटा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की एक युक्ति है, एक जुगाड़ है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, विद्युत वाहक बल है क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा विद्युत सेल को समझते हैं। विद्युत सेल अभी देखो सेल क्या है, सेल को सही तरीके से अगर बनाऊं तो ये सेल बन गया बेटा, ये सेल है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड एक एनोड, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक सिरा होता है एक ऋणात्मक सिरा होता है। ये कॉम्बिनेशन जो बन के तैयार हो रहा है ये सेल है। ये सेल अभी तक आप पढ़ते चले हैं, ये लेकिन ये रियल नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल होता है बच्चे हर सेल का अपना एक प्रतिरोध होता है छोटा सा। देखो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है उसको हम कैपिटल ई से लिखते हैं। ई क्या है? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को हम बताते हैं क्या है ये, ठीक है। अच्छा, विद्युत वाहक बल तो हो गया इसके पास एक छोटा सा इसका प्रतिरोध भी है, छोटा सा आंतरिक प्रतिरोध जिसको बोलते हैं। इसी आंतरिक प्रतिरोध को निकाला जाता है, निकालने की बात की जाती है। तो ये जो हम ब्रैकेट में पैक कर रहे हैं अब, ये है एक्चुअल सेल, ये है सेल। इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, R ओम प्रतिरोध है इसका, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0 हमने माना है। ये आदर्श सेल है, ये वाला आदर्श सेल है, ठीक है। और हम आदर्श सेल की बात नहीं कर सकते, यहां पर आंतरिक प्रतिरोध होता है हर सेल का, कितना भी कोशिश कर लीजिए, हर एक सेल का, हर एक बैटरी का कुछ ना कुछ खुद का प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो ये सेल है, वास्तविक सेल है, ये आदर्श सेल है। ऐसा सेल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम पढ़ने के लिए कर लेते हैं। सही और वास्तविक सेल ये होता है। अब इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर हम बात करें विद्युत वाहक बल क्या है, तो विद्युत वाहक बल को लिखा है जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है तो सेल के सिरों पर विद्युत वाहक विभवांतर जो है, सेल के सिरों पर विभवांतर जो है, सेल के सिरों पर विभवांतर मतलब धन और ऋण, ये है ना, सेल के सिरों पर विभवांतर, दो सिरे हैं, इनके बीच का विभवांतर जो है वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल द्वारा संपूर्ण परिपथ में सेल सहित एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। दूसरे शब्दों में अर्थात मैं मान लो कि आप ये ले रहे हैं, मान लीजिए कि R प्रतिरोध है और ये सेल इस तरह से लगा है, ठीक है। ये छोटा सा प्रतिरोध इसका और इसका विद्युत वाहक बल। तो मान लेते हैं कि कुछ आवेश यहां से निकला, धन से निकलेगा कोई आवेश Q निकला, और इस Q आवेश को इस पूरे परिपथ में दौड़ाने में जो काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है? सेल। सेल के अंदर भी तो दौड़ रहा है, इस प्रतिरोध में भी दौड़ेगी सेल, है ना। तो ये प्रतिरोध में, इस प्रतिरोध में और इस प्रतिरोध में, मतलब पूरे परिपथ में एक बार चक्कर लगाने में या प्रवाहित करने में एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब Q0, Q0 मतलब एक इकाई आवेश को अगर दौड़ाने में अगर कार्य W करना पड़ रहा है, मैं कह रहा हूं कि कुल कार्य जो करना पड़ रहा है पूरे एक चक्कर में एकांक आवेश को दौड़ाने में वो W काम लग रहा है, तो विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W/Q0। सिंपल सी बात है, Q0 का मान 1 हो जाएगा तो E बराबर W हो जाएगा। सिंपल। मात्रक क्या होगा? वोल्ट। मात्रक क्या होगा? वोल्ट, ठीक है। जूल प्रति कूलम वोल्ट होता है, ठीक है। आपको पढ़ा रखा ना, पिछले लेक्चर में ही तो बताया था। आगे चलते हैं। अब कह रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं बच्चे? तो ये सेल है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध R में मान लेता हूं, ठीक है। ये सेल है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर मुझे निकालना है तो इसको एक बाहरी बैटरी से हम कनेक्ट कर लेते हैं, बाहरी सर्किट से कनेक्ट कर लेते हैं, बैटरी से नहीं बल्कि सर्किट से कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए प्रतिरोध R है और ये विद्युत वाहक बल इसका E है, ठीक है। अब इसमें अगर करंट बहेगी तो हम मानते हैं करंट कितनी बहेगी? I का मान निकालेंगे। कुल प्रतिरोध, कुल जो है जो रेजिस्टेंस है कितना है? ये R और ये R कैसे जुड़े हैं? सीरीज में, श्रेणी क्रम में है। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया? कुल प्रतिरोध अगर परिपथ की बात करें, कुल प्रतिरोध कितना होगा बच्चे? R प्लस R ओम के, सिंपल सी। तो बहने वाली धारा या I का मान निकालेंगे तो I बराबर क्या होता है? वोल्टेज या विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना है? R प्लस R के। ये हम यहां से R का मान निकाल सकते हैं, ये बहने वाली धारा है तो स्मॉल r का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा E बराबर IR और प्लस IR। तो छोटे r का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा E माइनस IR डिवाइड बाई I के। तो ये हो गया इतना ओम, ठीक है।
इस आई आर को, चूंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है आई आर के, मतलब इस वोल्टेज के सिरों का विभवांतर अगर आप देखेंगे तो उसको अगर मैं कहूँ V वोल्ट है तो V बराबर क्या लिखोगे, V बराबर आई आर के। इसलिए इस फॉर्मूले के हिसाब से ये जो फॉर्मूला है इसको आप चाहे तो लिख सकते हो E बराबर V प्लस आई आर के, या आप R बराबर लिखेंगे तो आ जाएगा E माइनस V बटे आई के। तो इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इतना ओम। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध इस प्रकार से हम निकालेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। आगे चलते हैं थोड़ा सा, सेलों का संयोजन। अब सेलों का संयोजन मैं यहाँ पर, इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं करवाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, अपने आप में 2 लेक्चर लगते हैं इसमें तीनों तरह के संयोजन पढ़ाने में, तो मैं बस दिखा के आगे बढ़ रहा हूँ। सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में कर सकते हैं आप, इसको आप देख लेंगे एक बार, और अगर डिटेल में आपको समझना है तो इसके लिए फिर लेक्चर लगाना पड़ेगा और लेक्चर में फिर आपको आना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो ये एक सेल जुड़ा है, ये एक सेल, ये 2 सेल, और इस तरह से बहुत सारे डैश 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 एन सेल जोड़ रखे हैं। कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एन सेल जोड़ रखे हैं। कितने, एन सेल। ठीक है, कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। सेलों की संख्या एन है, एन क्या है, सेल की संख्या है। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध देखेंगे क्योंकि सभी श्रेणी में जुड़े हैं, तो हो जाएगा R बराबर R1 R2 R3, ये आंतरिक प्रतिरोध। और एक प्रतिरोध बड़ा भी लगा है बाहर, तो तुल्य प्रतिरोध टोटल निकालेंगे, प्रतिरोध टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब देखो विद्युत धारा कितनी बहेगी, I बराबर जो E है टोटल, E1 E2 E3 डैश 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 EN, तो ये सभी जोड़ करके कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, जोड़ लिया, E तुल्य आ गया, ये E तुल्य आ जाएगा, E तुल्य और डिवाइड बाय बचे हो जाएगा R नेट प्लस R, ये R नेट है, ये R नेट, ठीक है, R नेट, और प्लस ये कैपिटल R जो बाह्य परिपथ का प्रतिरोध है, ये सेलों के लिए हो गया सेल का प्रतिरोध, और ये इसका परिपथ का प्रतिरोध बाहर का, तो ये हो जाएगा I बराबर E बटा R, अरे V बाई R होता है ना, I बराबर वही फॉर्मूला तो लगाया है, ठीक है, तो ओम का नियम ही तो लगा है। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, अगर यदि सभी एन सेल समरूप हों, एक ही जैसे हों, मतलब सभी NE वाले हों, मतलब सभी E सभी हों, सभी का विद्युत वाहक बल क्या हो, E हो, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो कितने हो जाएंगे, ये सब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर 100 होंगे तो 100 E, तो N है तो NE, तो टोटल कितना हो गया NE, टोटल E तुल्य अगर देखेंगे E नेट कितना हो गया NE, ठीक है। इसी प्रकार से NE बटा NR प्लस R, सबका प्रतिरोध भी बराबर है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और ये छोटा सा ये जो स्टेटमेंट है, ये जो शर्त है, ये शर्त अगर आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो अगेन आपको 1 शॉट रिवीजन में समझ में नहीं आएगा। 1 शॉट रिवीजन उनके लिए है जो इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं आज के पहले, जो इस टॉपिक को इससे पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ रिवीजन के परिपथ से 1 शॉट रिवीजन होता है, सीखने के परिपथ से नहीं होता, याद रखिएगा। अगर आपको डिटेल में सीखना है, सही सीखना है, इस टॉपिक को समझना है, तो लेक्चर लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 1 शॉट रिवीजन से काम नहीं चलेगा फिर, ठीक है। अच्छा, समांतर क्रम संयोजन भी सेम है, इसी तरह से M सेल यहाँ पर जुड़े हैं, वहाँ पर N लिया था, नंबर संख्या क्या थी सेलों की, N थी, यहाँ पर M सेल जुड़ी है, M सेलों को जोड़ा गया है, M सेलों का संयोजन है। M क्या है, संख्या है, M क्या बता रही है, सेलों की संख्या, तो M सेल जुड़े हैं, ठीक है। तो कुल विद्युत वाहक बल निकालेंगे, R प्रतिरोध निकालेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है, तो R बाई M हो गया, प्लस R आ जाएगा क्योंकि ये R भी जुड़ा है, ठीक है। तो R बाई M प्लस R, टोटल प्रतिरोध ये है, टोटल नेट प्रतिरोध, टोटल विद्युत वाहक बल E होगा, क्योंकि समांतर क्रम में है तो सभी 2 पॉइंटों के बीच में जुड़े हैं, तो ये भी E है, E, तो टोटल कितना होगा E, तो ये M को हल करेंगे तो MR प्लस R, और M ऊपर जाएगा ME बन जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इसकी भी 2 शर्तें हैं। ये शर्त अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आती तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में, क्लियर है। अच्छा, मिश्रित संयोजन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पढ़ लेना, इसको देख लेना, ठीक है। जो बच्चे देखना चाहते हैं एक बार देख लेना इसको, क्लियर है। आगे चलते हैं सेलों से बढ़ के, मैं जब करवाऊंगा तो करवा दूंगा इसको भी, ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करें। अच्छा, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में बात करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा जो है किसके वजह से आती है बेटा, ऊष्मा कितने निकल रही है, कितना हीट हो रहा है, और हीट किसकी वजह से होता है, प्रतिरोध की वजह से। प्रतिरोध किसकी वजह से आता है, प्रतिरोध क्या है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन या किसी भी आवेश को, खास करके इलेक्ट्रॉन है या विद्युत धारा बोल लीजिए, विद्युत धारा को प्रवाहित होने में कितनी आसानी से वो प्रवाहित हो रही है। अगर ज्यादा कठिनाई से प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा तो हम कहेंगे ज्यादा प्रतिरोध है, आसानी से प्रवाहित हो रही है तो कम प्रतिरोध है, ठीक है। तो जितना ज्यादा उसको कठिनाई होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध है, ठीक है। अब यही प्रतिरोध कारण है, यही टक्कर जो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के जो टक्कर हो रहे हैं, वही कारण है ऊष्मा उत्पन्न करने के। तो ऊष्मा उत्पन्न होने का कारण क्या है कि चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर जब लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है दोनों सिरों पर, ठीक है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन त्वरित हो जाते हैं, फोर्स लगता है ना, F बराबर QE या EE अभी दिखाया था, तो भागते हैं और परमाणु से और आयनों से टकराने लगते हैं।
और इलेक्ट्रॉन खुद से भी टकराते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परमाणु व आयनों को स्थानांतरित होती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा है, वो जब टकराएंगे तो अपनी ऊर्जा कुछ न कुछ दे देंगे जिससे टकरा रहे हैं, और यही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और तार वगैरह गर्म हो जाते हैं, चाहे चार्जर हो, चाहे बैटरी हो, चाहे जो भी चीज़ हो, गर्म हो जाते हैं। जब तक यूज़ नहीं करते तब तक वो जो है गर्म नहीं होंगे। जब आप यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तभी गर्म होते हैं, क्योंकि जब यूज़ करते हैं तो करंट प्रवाहित होती है तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे जो भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो। अब जूल का नियम यहाँ पर आ रहा है, जूल का ऊष्मा का नियम, जूल का हीटिंग लॉ जिसको हम बोलते हैं हीटिंग लॉ ऑफ जूल। जब किसी ओमीय प्रतिरोध को, ओमीय प्रतिरोध आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, आर से टी समय के लिए धारा टी आई प्रवाहित हो जाती है, मतलब टी समय तक कोई धारा प्रवाहित की जा रही है आई किसी प्रतिरोध आर से, मतलब कोई प्रतिरोध आर है, ठीक है, इससे कोई धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, कितनी आई धारा प्रवाहित हो रही है, कितने समय के लिए, टी समय तक, टी समय तक, ठीक है, आई प्रवाहित हो रही है अगर, तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो क्या होगी, Q बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ठीक है, या Q बराबर, इसको PT लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर को आप शक्ति लिखते हैं तो P होता है, और इसको आप VIT भी लिख सकते हैं, इसको V स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती, धारा चाहे इधर से उधर बहे, चाहे उधर से इधर बहे, समय पर निर्भर करेगी, कितने समय तक बह रही है, कितना प्रतिरोध है, ठीक है, कितनी धारा है, कितना विभवांतर है, इन चीज़ों पर निर्भर करेगी। तो धारा पर, समय पर देख सकते हैं निर्भर कर रही है, प्रतिरोध पर निर्भर कर रही है, ठीक है, इस प्रकार से वोल्टेज पर निर्भर कर रही है। चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करेगी। इकाई क्या होगा, जूल, मात्रक इसका जूल, ठीक है, क्योंकि ऊष्मा ऊर्जा की बात है, ऊर्जा ही है। अच्छा, 1 किलोवाट घंटा भी इसका मात्रक होता है ऊर्जा का, तो ये होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, जो कि होता है 1 यूनिट। जो आप घर में बिजली कैलकुलेट करते हो, 1 यूनिट आई, 2 यूनिट आई, 3 यूनिट आई, वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी जूल ऊर्जा खर्च हुई है, उसको आप निकाल सकते हैं। जो पावर होती है, पावर बराबर VI होता है, या इसको V स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, या इसको आप I स्क्वायर बाई आर लिख सकते हैं, V बराबर IR से। शक्ति क्या होती है बेटा, पावर क्या है, पावर जो होती है, पावर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य W को क्या लिख सकते हैं, जो कार्य है, कार्य ही तो ऊर्जा है, तो इसको आप देखेंगे जो कार्य की जा रही है, ये जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो किए गए कार्य की वजह से है ना, तो ऊष्मा का कोई भी मान लिख दीजिए, या इसको Q/T लिख लीजिए, ठीक है, Q/T, Q का कोई भी सूत्र लिखिए, उसमें से T को काट दीजिए, तो जितना सूत्र है इसमें से T को काट देंगे तो आप देख सकते हैं पावर का फॉर्मूला बन जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ना। आइए किरचॉफ के नियम की बात करते हैं। 2 नियम है किरचॉफ का नियम आपको यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, याद कर लीजिएगा, सिद्ध करने वाली चीजें नहीं है। विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, ठीक है, इस फर्स्ट नियम को संधि का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम, प्रथम नियम तो बोल ही रहे हैं, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। किसी, या धारा का नियम भी बोलते हैं इसको, क्योंकि विद्युत धारा के बाद धारा का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, धारा का नियम, विद्युत धारा के बारे में क्योंकि बात की जा रही है। यहाँ कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, संधि क्या है, एक पॉइंट जहां पर सभी आके जुड़ रहे हैं, जंक्शन जिसको हम बोलते हैं, मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग 0 होता है, मतलब संधि पर 0 होता है, याद रखिएगा, संधि बिंदु पर, उस बिंदु पर 0 होगा, ठीक है, जहां पर मिल रही हैं। जैसे कुछ धाराएं आ रही हैं, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि I1 धारा दूर जा रही है, I5 धारा दूर जा रही है, बाकी I2, I3 और I4 ये धारा इधर की तरफ आ रही हैं। तो जो दूर जा रही है धाराएं और जो पास में आ रही है धाराएं, उनका सबका बीजीय योग 0 होगा। कहां पर, इस पॉइंट O पर। ये क्या है, ये संधि है, ये क्या है, संधि, संधि मतलब जहां पर जुड़ रही है तारें, ठीक है, जहां पर धाराएं आके जुड़ रही है एक दूसरे से। तो संधि की ओर पहुंचने वाली धाराओं का योग संधि के बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे बोल सकते हैं, मतलब सिग्मा I बराबर 0। कहां पर, संधि पर, संधि पर सिग्मा I जो है वो 0 होगा, ठीक है, मतलब यहां पर धाराएं संरक्षित है, धारा वहां पर रुकी हुई नहीं है, धारा आई और गई, ठीक है, जितनी आई उतनी चली गई। इसको आप इस तरह से करते हैं, और यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT, तो Q बराबर IT, तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/T, ये फॉर्मूला दिख रहा है, तो फॉर्मूला है सिग्मा I बराबर 0, I की जगह लिख दीजिए सिग्मा Q/T बराबर 0, तो सिग्मा Q बराबर हो जाएगा, T का गुणा करें 0 में तो 0, तो ये आवेश भी तो संरक्षित हो गया, तो आवेश संरक्षण पर आधारित है, मतलब आने वाले आवेश और जाने वाले आवेश बराबर होंगे। तो आवेश संरक्षण पर सातत्य समीकरण का प्रतिफल है। सातत्य समीकरण आप जानते हैं, कक्षा 11वीं में भी आपने पढ़ रखा है मैथ में, आवेश संरक्षण पर आधारित है, ऐसे जानिए, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा नियम जो है वो किसी बंद परिपथ के लिए बात कर रहा है।
कि किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का योग जो होता है, विद्युत वाहक बल जितने भी लगाए गए हैं उनका योग, और प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर का योग है उसका बीजीय योग शून्य होगा। कोई बंद परिपथ किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल जितने लग रहे हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक मान लीजिए ये प्रतिरोध है और ये आर है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ आर है, और यहाँ पर एक सेल लगा है, मान लेते हैं प्लस, और ये माइनस लगा है। इस प्रकार से ये हो गया। एक और मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर मान लेता हूँ ये R1 है, ये R2 है, और इस प्रकार से यहाँ पर मैं मान लेता हूँ एक और लिखा है R3, और यहाँ पर एक सेल लगा है, ठीक है। किसी तरह का परिपथ हो सकता है। इसको मैं सही से एक्सप्लेन करूँगा कैसे यूज़ किया जाता है, इसके यूज़ करने के तरीके क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। और ये मान लेता है कि ये E2 है, और ये मान लेता हूँ E3 विद्युत वाहक बल है। तो सिंपल सी चीज़ है कि ये बंद लूप हो गया, बंद है, बंद परिपथ है, ठीक है। लूप का नियम भी इसको बोलते हैं, सेकंड नियम को लूप का नियम, पास का नियम, ठीक है, या वोल्टता का नियम। केवीएल और केसीएल आपने सुना होगा ना। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और पीछे वाला क्या था, किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल बोलते हैं ना, केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है सिग्मा आई आर को क्या बोलते हैं बेटा, वी। सिग्मा आई आर को ही आप क्या लिखते हैं, वी। मतलब इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा जो वी है और प्लस सिग्मा ई है वो आपस में बराबर ही होते हैं, अर्थात जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अगर उनका योग करेंगे तो जीरो है, मतलब ऊर्जा संरक्षित है, वोल्टेज और एनर्जी आपस में संरक्षित है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी लिखा जाता है कि सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई है, क्योंकि जितना लगाया जाएगा उतना ही खर्च करेगा ना। जितना विद्युत वाहक बल दिया जा रहा है सर्किट में उतना ही वो खर्च कर पाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा तो खर्च होगा ना। तो वही बात है कि दोनों संरक्षित होते हैं। इस प्रकार से आप वो धन और ऋण का जो है परेशानी मत लीजिएगा दिमाग पर कि ये धन है तो उधर जाकर तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझा दूंगा कि क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्या दिक्कत आती है यहाँ पर, ठीक है। तो सेल से दिशा वगैरह लिखा है कि धनात्मक कब लेते हैं, ऋणात्मक कब लेते हैं, ये जब हम प्रूफ करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि प्रूफ करते समय कैसे लेंगे। अच्छा, यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ये याद रखने वाली बात है। तो बेसिक सा है ये, एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है किस पर आधारित है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं थोड़ा। किरचॉफ के नियम के बाद व्हीटस्टोन सेतु आता है। व्हीटस्टोन सेतु मतलब ब्रिज नहीं है, पुल नहीं है। व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने एक प्रतिरोधों को निकालने का एक तरीका बताया, एक जुगाड़ बताया, और उस जुगाड़ को ही व्हीटस्टोन सेतु बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है और 2 बिंदुओं के बीच में, और चारों प्रतिरोध में से 3 प्रतिरोधों का मान हमें ज्ञात होता है, एक प्रतिरोध अननोन होता है। जैसे ये अज्ञात प्रतिरोध होता है, एस जो है अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध हो गया कोई एक, ठीक है। तो इसका नाम रखा है पी क्यू आर एस, इस तरह से, या इधर पी क्यू आर एस ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो गैल्वेनोमीटर लगा, इसका सिद्धांत जो है वो है नल डिफ्लेक्शन, ठीक है, मतलब शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित होता है। ये शून्य विक्षेप पर आधारित, ठीक है, इसका सिद्धांत व्हीटस्टोन का सिद्धांत अगर कोई पूछे तो शून्य विक्षेप की स्थिति पर आधारित है, अर्थात इसमें कोई करंट नहीं बहना चाहिए, अर्थात आईजी का मान 0 होना चाहिए। आईजी का मान 0 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, इधर और इधर करंट जाएगी, तो इधर करंट जाएगी, इधर करंट जाएगी, तो पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस हो जाता है, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस हो जाता है। तो आप देखते हैं ये आपको प्रूफ करना होता है, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, और ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इसको आप देख लेंगे। नोट जिसको बनाना है यहाँ से देख सकता है, वो पढ़ सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम कम है, वीडियो ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है, 1 घंटे से ज़्यादा की हो चुकी है, और भी अभी जाएगी आगे, ठीक है। इसके बाद आता है मीटर सेतु। मीटर सेतु जो है प्रायोगिक, देखो ये क्या था, ये एक आइडिया था, ये एक तरह का आइडिया है, ठीक है, ये एक तरह का आइडिया है, ठीक है। ये क्या है, ये यूज है इसका एक तरह का जो व्हीटस्टोन सेतु है उसका प्रायोगिक रूप है। कौन सा रूप है बेटा, प्रायोगिक रूप है ये, किसका, व्हीटस्टोन सेतु का। तो उसी पर बनाया गया है। यहां पर भी देखेंगे पी क्यू आर एस है, ये पी और ये वाला यहां से यहां तक इसको क्यू बोलते हैं, और ये आर हो जाता है, ये एस हो जाता है, ये आर और ये एस। इसमें भी पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस ही इस्तेमाल है, ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु पर ही आधारित है। आप देखेंगे तो लिखा है व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है। इसका उपयोग तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बेसिक चीजें सारी लिखी है। यहाँ पर मीटर बिच, जो मीटर लिखा ना, मीटर का मतलब ये तार है ना, एसी की लंबाई जो होती है जिसमें तार इस्तेमाल होता है वो 1 मीटर का होता है, जिसको हम लिखते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में ही लिखा गया है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। तो एल लंबाई पर हम यह फिर जी लिखा है, जी में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बहने वाली धारा है आई जी, इसका मान 0 प्राप्त करना होता है। इस तार पर इसको खिसका सकते हैं, जे को जॉकी बोलते हैं, जॉकी को खिसका के हमें, जे जो है जॉकी है, जॉकी,
जॉकी ऐसे हुक की तरह होता है, इसको खिसका के तार पर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये प्रैक्टिकल होता है, अगर आपके स्कूल में करवाया गया है तो आप जानते होंगे, नहीं करवाया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, कभी आपको मौका मिलेगा तो करेंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए एल लंबाई पर मिला प्रभावकारी लंबाई, तो एल जो हो गया, एल लंबाई में जितना भी प्रतिरोध है उसको हम पी बोल देंगे, और 100 माइनस एल में जितना भी प्रतिरोध है उसको क्यू। तो सिंपल सी चीज़ है, P बराबर हो गया आर एल, क्यू बराबर हो गया ये 100 माइनस एल इंटू आर, आर से आर कट जाएगा, पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस। यहाँ से देखेंगे आर से आर कटेगा तो आपका सूत्र जो बनेगा वो बन जाएगा यहाँ पर आर बाई एस बराबर हो जाएगा एल डिवाइड बाई 100 माइनस एल के, और इसी में से एस की वैल्यू हम निकालेंगे तो एस बराबर आ जाएगा इतना आर के। ये एस क्या है, अज्ञात प्रतिरोध, इसी को हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसको हम ज्ञात करना था, निकाल लेंगे यहाँ से। क्लियर है, आगे चलते हैं। मीटर से उसके बाद लास्ट बचता है विभवमापी। विभवमापी क्योंकि वोल्ट मीटर से हमें वोल्टेज मापने में त्रुटियां मिल रही थी, सही मान नहीं बता पा रहा था वोल्ट मीटर सही मान इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होना चाहिए वो अनंत होना चाहिए, और ऐसा संभव नहीं है कि अनंत प्रतिरोध का कोई वोल्ट मीटर बनाया जा सके। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अगर अनंत है कोई प्रतिरोध, तो अनंत प्रतिरोध वाला अगर कोई वोल्ट मीटर होगा तो वो तो सही मान बताएगा। ठीक है, लेकिन हो ही नहीं सकता, बनाया नहीं जा सकता। इस वजह से वोल्ट मीटर के द्वारा मापा गया जो विभवांतर होता है, जो वोल्टेज होता है, वो सही मान नहीं बताता। तो सही मान की जब जरूरत पड़ी तो विभवमापी की फिर आवश्यकता पड़ी और विभवमापी बनाया गया। ठीक है, और इसका प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, किसका, विभवमापी का। ठीक है, इसमें एक तार यूज होता है, तार के माध्यम से हम, तार जैसे उसमें मीटर से उसमें था वैसा ही तार इसमें भी होता है, लेकिन इसमें लंबाई अलग अलग तरह की होती है, इसकी लंबाई परिवर्तनीय होती है, बदली भी जा सकती है बड़े और छोटे लेवल पर। विभवमापी का सिद्धांत आगे देखेंगे तो अज्ञात प्रतिरोध को किसी ज्ञात प्रतिरोध से हम एक तरह से संतुलित करते हैं, उसके साथ तुलना करते हैं। एक हमारे पास मान लीजिए कि ज्ञात प्रतिरोध है और एक अज्ञात प्रतिरोध है, तो इनकी तुलना करते हैं और वही शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं और फिर निकाल लेते हैं, शून्य विक्षेप की विधि निकालते हैं। ठीक है, विभवमापी में प्रयुक्त तार जो होता है वो मैग्नीन का होता है, कांस्टेंट का हो सकता है, यूरेका का हो सकता है, इस तरह के मिश्र धातुओं से बनाया जाता है। मिश्र धातुओं से बनाने जाने का रीज़न ये है कि इसकी जो है विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और नगण्य प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, जिसको हम अल्फा बोलते हैं। कुछ देर पहले अल्फा मिला था ना हमें, आर टी बराबर हमने दिखाया था आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, प्रतिरोध के साथ हमने दिखाया था, तापमान के साथ प्रतिरोध का परिवर्तन जब दिखाया था, तो यही वाला वो अल्फा है। तो अल्फा इसका बहुत जो है नगण्य होता है, इस वजह से इसको इस्तेमाल करते हैं और हमें अच्छा एक रिजल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मैं चित्र दिखाऊं तो विभवमापी का चित्र इस तरह से होता है। इसमें दो परिपथ होते हैं, प्राथमिक परिपथ, द्वितीयक परिपथ। प्राथमिक परिपथ में विद्युत वाहक बल के साथ एक बैटरी या एक सेल फिक्स होता है जिसका खुद का आंतरिक प्रतिरोध है, और यहाँ पर एक प्रतिरोध होता है जो कि प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो टच है तार, इसको मैं चाहूँ यहाँ टच करा दूँ, इसको चाहूँ यहाँ मतलब घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, द्वितीयक परिपथ में जो सेल है इसको हम बदल सकते हैं, ये फिक्स होता है, ये जो होता है ये फिक्स होता है, इसको हम चेंज नहीं करते, ये वाला हम चेंज करते रहते हैं। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा है, मतलब धारामापी लगा है, इसमें हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, मतलब IG बराबर हमें 0 प्राप्त करना है। ये फिर से जॉकी है, इसको हम इस पर खिसका सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें हैं। विभव प्रवणता क्या होती है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको डिटेल में फिर पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ पर नहीं हो पाएगा बेटा। विभव प्रवणता ऐसा समझिए, विभव प्रवणता को x या फिर k से दिखाया जाता है, और ये होता है बेटा विभव प्रवणता का, क्योंकि मात्रक वोल्ट पर मीटर है, तो इसका जो मान होता है बेटा कि कितना विद्युत वाहक बल या कितना जो है वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है कितने मीटर पे। तो पूरा देखेंगे आप, पूरी लंबाई तार की हम ले लेते हैं, पूरी लंबाई के साथ हम देख लेते हैं, पूरी लंबाई इतना मीटर है और पूरा वोल्टेज इतना लगा है, तो इसके साथ निकालते हैं, मतलब E/L के साथ एक तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, विभवमापी के तार के इकाई लंबाई पर विभव में वृद्धि विभव प्रवणता के तुल्य होती है, ये लिखा है ना। ठीक है, चलिए अब इसकी सुग्राहिता पूछी जाती है, इसकी सेंसिटिविटी, जितना सेंसिटिव होगा उतना ज़्यादा अच्छा। सेंसिटिव मतलब छोटे से छोटे प्रतिरोध को भी माप सके, छोटे से छोटे क्या कह सके मैं, विद्युत वाहक बल को भी माप सके या वोल्टेज को भी माप सके। तो सुग्राहिता इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सुग्राहिता बढ़ाने के तरीके हैं कि विभव प्रवणता के साथ विभव प्रवणता विभवमापी की सुग्राहिता को भी दर्शाती है। जितना ज़्यादा विभव प्रवणता, जितना कम होगा इसका विभव प्रवणता, उसकी सुग्राहिता उतनी ज़्यादा होगी, सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। सुग्राहिता बढ़ाने के लिए धारा नियंत्रक जो प्रतिरोध है RH, ये वाला लोड प्रतिरोध जिसको हम बोल रहे हैं, को बढ़ाया जाता है, या प्राथमिक परिपथ में धारा को घटाया जाता है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा घटेगी। I बराबर क्या होता है V/R के। ठीक है, तो अगर मुझे I बढ़ाना है तो R को घटाना पड़ेगा,
और इसको अगर मुझे आई को घटाना है तो आर को बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, द्वितीयक परिपथ में कोई भी परिवर्तन विभवमापी की सुग्राह्यता को परिवर्तित नहीं करता, प्राथमिक परिपथ में ही करना पड़ेगा। देख सकते हैं प्राथमिक परिपथ में ही हमें परिवर्तन करेंगे तभी सुग्राह्यता मिलेगी। द्वितीयक परिपथ मतलब यहाँ पर कोई परिवर्तन करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुग्राह्यता पर। सुग्राह्यता फर्क तब पड़ेगा जब यहाँ पर परिवर्तन किया जाएगा, यहाँ पर कम से कम धारा जानी चाहिए, अधिक से अधिक प्रतिरोध होना चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए, तो ये टॉपिक अब समाप्त की ओर बढ़ रहा है। आज का क्लास जो है वन शॉट रिवीजन ये चैप्टर का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही बड़ा था, सांसें फूल जाती है बनाते बनाते। और अब बच्चे जो है मटर गश्ती करते जा रहे हैं। थोड़ा सा भी सीरियस हो जाओ तो मज़ा आ जाएगा। बाकी इसके अनुप्रयोग जो हैं ये सारे के सारे डेरिवेशन है, इसमें 3 डेरिवेशन है, 2 इंपॉर्टेंट है, जैसे सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना या 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना और दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन हो जाते हैं विभवमापी को लेकर के, ठीक है। तो ये डेरिवेशन भी हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। 5 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 5 डेरिवेशन हम करेंगे। तो फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे, क्लास को फॉरवर्ड करना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक और ऐसे ही भौकाल मचाते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।